नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल है तुम्हारा और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले कि पांचों पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसको जा करके उस लिंक पर जा करके सारे पांचों पार्ट पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट शुरू कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनूप ने सोचा कि विशाखा का रिजल्ट आया होगा, वह पास हो गई होगी, उसी खुशी में लड्डू बांट रही है और वो खुशी खुशी उससे लड्डू ले लेता है और कहता है, हाँ आज तो एक नहीं 2 लड्डू लूंगा, आखिर बात ही खुशी की है। विशाखा खुशी से हंसते हुए कहती है, अरे एक क्यों, पूरा थाल ले लो, आखिर बात ही खुशी की है और इस खुशी का कारण आप ही हैं भैया, जो आज मुझे घर बैठे बैठे भुआ बना दिया। इतना सुनते ही उसके मुंह में जो लड्डू था वो सीधा उसके गले में अटक गया और अनूप को जोर से खांसी आई। खांसी थोड़ी कम हुई तो वो आश्चर्य से पूछता है, ये तू क्या कह रही है पगली? अरे तू ये लड्डू अपने पास होने की खुशी में नहीं बांट रही है क्या? विशाखा, नहीं भैया, यह लड्डू मैं अपने पास होने की खुशी में नहीं बांट रही हूँ, बल्कि भुआ बनने की खुशी में बांट रही हूँ। और आप भी इतनी खुशी के मौके पर ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। वह चुपचाप वहां से चला जाता है और सीधा कोमल के कमरे में आकर कोमल से गुस्से में कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? घर में तुम्हारे माँ बनने की मिठाइयाँ बट रही हैं। विशाखा पूरे आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांट रही है कि तुम माँ बनने वाली हो। कोमल अनूप को अचरज से देखते हुए कहती है, आपको तो सब पता ही है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो? पता नहीं ये झूठ किसने फैलाया है? अनूप, तो क्या विशाखा को सपना हो रहा है या फिर उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो बेमतलब की मिठाइयाँ बांटती फिर रही है? उसने पहले तुमसे पूछा होगा ना आके इस बारे में। कोमल अचरज से कहती है, हाँ वो आई तो थी मेरे पास और कह रही थी कि क्या घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो मैंने कह दिया कि हाँ मेरे बापू आने वाले हैं, बस यही तो कहा था मैंने। अनूप सर पर हाथ रखकर कहता है, हे भगवान, ये लड़की भी ना कभी भी पूरी बात नहीं सुनती है। अरे इस पगली ने समझा होगा कि तुम माँ बनने वाली हो और एक नन्हा सा मेहमान घर में आने वाला है। इस पगली को कौन रोकेगा? अभी तक तो ये खबर आस पड़ोस तक ही है, धीरे धीरे वह यह खबर पूरे गांव में फैला देगी कि तुम माँ बनने वाली हो। कोमल कहती है, तुम जाओ उसे रोको, कहीं वो ये खबर सच में पूरे गांव में ना फैला दे। जल्दी जाओ, उसे बताओ जाकर कि वो जो सोच रही है वो बात नहीं है। कोमल के कहने पर अनूप आस पड़ोस के घरों में विशाखा को ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे विशाखा सामने से आती हुई दिखाई देती है। वह उसे शीघ्र से शीघ्र घर चलने के लिए कहता है। विशाखा कहती है, आप भी भैया, अब बस थोड़े से ही लड्डू हैं, वो भी बांट दूं। वैसे भी इस मोहल्ले के 2-4 घर ही रह गए हैं, उसके घर भी लड्डू बांट देती हूँ, फिर घर चलती हूँ। अनूप कहता है, अरे किस बात के लड्डू बांट रही है तू? तू जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तेरी भाभी ने जिस नए मेहमान का जिक्र किया था वो उनके पिताजी हैं, जो कल सावन के महीने के सिंझारे देने के लिए आ रहे हैं, और तू पागल कुछ और ही समझ बैठी। विशाखा इतना सुनते ही सन्न रह गई और उसने अपने आप में शर्मिंदा होते हुए आश्चर्य से कहती है, क्या सच में ऐसा है? तो भाभी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि घर में मेहमान आने वाला है? अनूप कहता है, उन्होंने अपने पिताजी को बताया था। तू कभी भी पूरी बात को सुनती ही नहीं है, इसमें उसकी क्या गलती? बस यही तो तुझसे सबसे बड़ी कमी है। विशाखा कहती है, अब भैया क्या करें, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं घर पर भाभी का सामना कैसे करूंगी? वो तो हमसे अब बहुत नाराज होंगी। अनूप, तेरी भाभी में यही तो खूबी है कि वो कभी किसी से नाराज नहीं होती, और फिर तू तो उसकी बहुत चहेती है इस घर में, भला तुझसे भी वो कभी नाराज रह सकती हैं? दोनों वापस घर आ जाते हैं। विशाखा अपनी भाभी के पास आकर कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदगी है। मैंने बिना पूरी बात जाने ही पूरे मोहल्ले में ढोल बजा दिया। भाभी मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। और कान पकड़कर कहती हूँ, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। कोमल उसके हाथ पकड़कर कहती है, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुझसे ये गलती हुई,
ये तुमने जानबूझकर नहीं किया है। अरे मुझे तो तुझ पर बहुत गर्व है कि तू अपने भैया की खुशी को अपनी खुशी समझती है। सच में तेरी जैसी बहन बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है। विशाखा मस्करे अंदाज में कहती है, क्या सच में तुम माँ नहीं बनने वाली हो? कोमल कहती है, अरे पगली, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? विशाखा आश्चर्य से कहती है, क्या कह रही हो भाभी? आप माँ क्यों नहीं बन सकती हो? आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप मुझे अपनी बहन की तरह ही समझती हो, तो मुझे बताओ भाभी, आप माँ क्यों नहीं बन सकती हो? कोमल कहती है, सच बताऊं तब विशाखा, मेरे और तुम्हारे भैया के बीच में पति पत्नी जैसा कोई भी संबंध नहीं है। मैं और तुम्हारे भैया, हम दोनों ही इस घर में सिर्फ एक दोस्त की तरह ही रहते हैं। यही सच है विशाखा। कोमल विशाखा को अपने और अनूप के बीच के रिश्ते के बारे में सब बता देती है। यह सुनकर विशाखा के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। आखिर जो भाई हर किसी से खुले दिल से प्यार करता है, आज वही अपनी पत्नी के प्यार का मोहताज है। विशाखा इस हकीकत को जानती थी। उसके दिल में कोमल के प्रति नफ़रत के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कल तक जो अपनी भाभी को की हितैषी थी, आज वो खुद उससे नफ़रत करने लग जाती है। और इस नफ़रत का कारण था उसके मन में अनूप के लिए प्यार। जो भी व्यक्ति अनूप से प्यार नहीं करता, विशाखा उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती थी, फिर वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। आज भी विशाखा के मन में अपार गुस्सा था। वह गुस्से में जाकर भाभी से कहती है, बहुत खूब, क्या पागल बना रखा है हमारे भोले भाले भैया को। सोचा ये अनपढ़ है, इसे कैसे भी पागल बनाया जा सकता है। माना उसे नहीं है किताबों का ज्ञान आपकी तरह, पर रिश्तों का ज्ञान है उसे। पता है कि एक भाई का फ़र्ज़ क्या है, उसे पता है कि एक बेटे का फ़र्ज़ क्या है, उसे ये भी पता है कि एक पति का फ़र्ज़ क्या है, पर शायद तुम्हें नहीं पता कि एक पत्नी का फ़र्ज़ क्या है। मुझे लगा था, पर कभी विश्वास नहीं किया कि तुम भैया के साथ ऐसा कर सकती हो। शादी से अब तक आप भैया से कम ही बोलती हो, पर मैंने सोचा आप शायद थोड़े अलग स्वभाव की हो, पर मैं गलत सोचती थी। आपका स्वभाव ही नहीं, रिश्ता भी अलग है। किसने इजाज़त दी आपको इस रिश्ते को मजाक बनाने की? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हो और एक अनपढ़ को अपना पति बताते हुए भी शर्म आती होगी ना, है ना? कोमल की आंखों से आंसू छलक उठे और वह कहती है, वो लाडो। कोमल अपनी बात को ख़त्म भी नहीं कर पाई थी कि विशाखा कहती है, मत कहो मुझे लाडो, ये कहना सिर्फ मेरे भाई का अधिकार है और किसी को भी नहीं। और लाडो कह कर के क्यों मुझसे बेमतलब का रिश्ता बना रही हो कोमल जी? मेरा एक ही उसूल है, जिसका मेरे भाई से कोई संबंध नहीं, उसका मुझसे भी कोई संबंध नहीं है। और अपने गुस्से को शांत करके शांत स्वर में कहती है, हाँ, मुझे माफ़ करना कोमल जी। क्या है कि मैं अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गई थी, इसलिए न जाने आपसे क्या क्या अनाप शनाप कह दिया, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आखिर मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है, बस। और अंत में एक विनती है कि आप मेरे भाई को बख्श दें अपने इस मोह जाल से। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल होगा आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की को उन्हें स्वीकार करना, इसलिए उन्हें ज़्यादा दिन तक वहम में मत रखना। अरे वो बहुत ही नरम दिल का है, अगर आप ज़्यादा दिन उसके साथ रहोगी तो वो कहीं आपसे दिल ना लगा बैठे और आप तो उन्हें कबूल भी नहीं कर पाओगी। आपसे एक ही विनती है कि बस अब और ना खेलो उसके दिल से, छोड़ दो उसको। और हाँ, आज से ना मुझसे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही तुमसे हमारा कोई रिश्ता है। और विशाखा हाथ जोड़कर कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ और फिर एक बार क्षमा मांगती हूँ अपनी गलतियों के लिए कोमल जी। और वह यह कहकर वहाँ से चली जाती है। कोमल की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो सिर्फ खामोश खड़ी सब देखती रही। विशाखा इतने गुस्से में थी कि उसने कोमल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगले दिन विजय सिंह बरामदे में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी एक बड़ा सा थैला लिए हुए धनराज वहाँ आ पहुँचते हैं। परंतु विजय अपने अखबार में अपनी आंखें गड़ाए बैठे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि धनराज कब वहाँ आ गए। जैसे ही वह अपनी निगाहें ऊपर की तरफ करते हैं, वैसे ही वह कुर्सी से उठ खड़े होकर गले लगाते हुए कहते हैं, यार माफ़ करना, मैं देख नहीं पाया।
और अपनी कुर्सी धनराज की तरफ बढ़ा देते हैं और विनीता को आवाज़ लगाते हैं, अरे सुनती हो विशाखा की माँ, एक कुर्सी और ले आओ, अंदर से चाय नाश्ता बनाओ, अरे घर में मेहमान आए हैं। विनीता उधर अंदर इस खबर से अनजान थी कि घर में कौन रिश्तेदार आया है। रोज की तरह ही कोमल से चिल्लाकर कहती है, अरे बहुरिया कल मुही कहाँ मर गई, सुनाई नहीं देता कि बाहर कोई रिश्तेदार आया है, जा रसोई में जाकर चाय वाय बना। आज पहली बार विशाखा ने अपनी भाभी का बचाव नहीं किया। वो चुपचाप से ये सब सुनकर मुंह पलटकर वहाँ से चली जाती है। विनीता के तानों में इतनी ध्वनि थी कि उसकी आवाज़ बाहर बरामदे तक जा रही थी। विनीता के ऐसे शब्द धनराज और विजय सिंह सुनते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं। विजय सिंह से रहा नहीं गया तो वो अंदर आकर विनीता के कान में फुसफुसाहट करते हुए कहते हैं, अरे भला देख लिया करो कि कोई मेहमान आया है घर में। हर रोज़ तो तुम्हारा ये टेप रिकॉर्ड चालू ही रहता है। कम से कम मेहमान के सामने तो कुछ थोड़ी बहुत शर्म कर लिया करो। पता है आज कौन आया है? हमारा समधी धन्नू आया है। इतना सुनते ही विनीता अपने मन में लज्जित हो जाती है और अपने मन में शम को कोसती है कि उसने क्या कह दिया। वह शर्माते हुए कहती है, अरे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि समधी जी आए हैं। अब वह क्या सोच रहे होंगे, और आप भी उन्हें अब धन्नू मत कहा करो। विजय सिंह शरारती भरे अंदाज में कहते हैं, आज तुम्हें समधी की बहुत चिंता हो रही है। लगता है समधी जी हमसे भी ज़्यादा भागे हैं आपको। विनीता दांतों से अपनी साड़ी के पल्लू को दबाते हुए कहती है, हटो जी, छोड़ो, आपको बुढ़ापे में बहुत मजाक सूझ रही है। अरे फिक्र काहे नहीं होगी, आखिर समधी हैं हमारे। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इधर विशाखा को अंदर आते देख धनराज कहता है, अरे बिटिया विशाखा, कैसी हो तुम, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसके मन में कोमल को लेकर अब भी नाराज़गी थी। उसी नाराज़गी के कारण वह धनराज से इतराते हुए कहती हैं, हाँ ठीक हूँ मैं, और पढ़ाई भी ठीक ही चल रही है। वैसे भी मैं आपकी बेटी जितनी होशियार तो नहीं हूँ ना। और वह वहाँ से चली जाती है। विशाखा का यह व्यवहार देखकर धनराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, परंतु वह कुछ भी नहीं कहता है। तब तक विजय सिंह भी वहाँ आ जाते हैं। धनराज विजय सिंह से हाथ जोड़कर कहते हैं, अच्छा हम चलते हैं, अगर इजाज़त हो तो। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? विजय सिंह कहते हैं, अरे तू क्यों नहीं मिल सकता? वो तो तेरी बेटी है, जा मिल ले उससे, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है भला? कोमल तीज में पिता के द्वारा लाए गए सामान को निहार रही थी कि तभी वहाँ पर धनराज आ जाता है। बापू को इतने अरसे बाद देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो अपने बापू के गले से लिपट जाती है। धनराज कोमल के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, नहीं मेरी बेटी, मत रो बेटी। सच कहे तेरे जाने के बाद से घर बहुत खाली खाली लगता है। ना तो अब मुझे और ना ही तेरी माँ को उस घर में अच्छा लगता, पर कर भी क्या सकते हैं, ये एक सच्चाई है। इसीलिए तो बेटी को पराया धन कहा जाता है। कोमल अपने आंसुओं को पोंछ कर कहती है, और बापू माँ कैसी है? अच्छे से तो है ना माँ? मुझे याद करती होगी। धनराज कहते हैं, माँ तेरी बहुत अकेली हो गई है, हमेशा तुझे याद करती है। तुझ में तो उसकी जान बसती थी, तुझे कैसे भूल सकती है? कोमल, हाँ बापू, माँ बहुत अकेली हो गई है। बापू आप माँ का ख्याल रखना और कहना कि वो मेरी चिंता मत करे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। धनराज, हाँ मैं तेरी माँ का ख्याल रखूँगा, पर बेटा मुझे लगता है यहाँ तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। देखा है तेरी सास का बर्ताव और तेरी ननद का भी। अरे विशाखा तो तुझसे बहुत ईर्ष्या रखती है, परंतु क्या अनूप इस मामले में उनसे कुछ भी नहीं कहता है? कोमल सहज होकर कहती है, नहीं बापू, आप जो देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे वो हमें अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं, और बात आने पर तो वो अपनी बेटी से भी नहीं चूकती हैं। तो जब हम भी उनकी बेटी हैं तो हमें भी सुनना ही पड़ता है। और बापू विशाखा तो बिल्कुल हमारी छोटी बहन जैसी है। घर पर हमारी कोई बहन नहीं थी, पर आज ससुराल में वो भी हमारी कमी पूरी हो गई। हाँ आज हमारे बीच कुछ अनबन हो गई तो वो हमसे नाराज़ है। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मुझसे तो कुछ कह नहीं पाई, तो उसने वो गुस्सा आप पर निकाल दिया होगा। और उसका तो आप जानते ही हैं, इस घर में सबसे बड़ा काम उन्हीं का है। वो इस घर में हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखते हैं। धनराज की आंखों में गर्व छलक रहा था।
आज कोमल के बदले स्वरूप को देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोमल ही है, और वह गर्व से कहते हैं, बेटी, मुझे आज खुद पर गर्व है कि मैं तेरा पिता हूँ। अरे देखा है मैंने विनीता जी के को भला बुरा कहते हुए, पर फिर भी मजाल क्या जो तेरे मुंह से उनके लिए एक भी बुराई निकली हो। कोमल कहती है, बाबू आपने ही तो बताया था कि अपनों में बुराई नहीं होती, बल्कि अपनों में थोड़ी बहुत शिकायत होती है, और फिर थोड़े बहुत सिकवे गिले से हर घर में होते ही हैं। धनराज कहते हैं, हाँ, मैं मूर्ख भी किसे समझा रहा हूँ, एक पढ़ी लिखी समझदार बिटिया को, जो आज तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार होशियार हो गई है। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ और तू अपना ख्याल रखना। और वह कोमल को गले लगाकर उसका माथा चूम लेते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। जल्दी जाने की जिद करने पर भी विजय सिंह उसे बिना खाना खाए पिए नहीं जाने देते। धनराज जा चुके थे और विजय सिंह भी गांव में टहलने निकल गए थे। अब घर में कोमल और अनूप एक कमरे में बैठे थे, और बाहर की तरफ जो कमरा था उसमें विशाखा बैठकर पढ़ रही थी। कोमल हाथ में कमीज और पैंट के कपड़े लेकर अनूप की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये लो, ये आपके लिए हैं, बापूजी लेकर आए हैं, देख लो, आपको पसंद तो है ना। अनूप, हाँ बापू इतने प्यार से लेके आए हैं तो अच्छे ही होंगे ना, और मेरा तो मानना है कि कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, फिर वो जो भी होंगे वो अच्छे ही होंगे। ये सब छोड़ो, ये बताओ बापू तुम्हारे लिए क्या लाए और हमारी लाडो के लिए क्या लाए। कोमल कहती है, मेरे बापू हैं, मेरे लिए ये साड़ी लाए हैं और लाडो के लिए सलवार सूट लेकर आए हैं। अनूप उसे दिखाया सूट, उसे पसंद है कि नहीं, और वह है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही, और अगर नहीं दिखाया है तो उसे दिखा दो जाकर। कोमल, नहीं, अभी तो नहीं दिखाया है, अभी वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, आप ही जाकर उसे ये सूट दिखा दो, वो आज मुझसे नाराज है। अनूप, अरे वो और तुमसे नाराज, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी और उसकी तो बहुत पटती है, फिर आज क्या हो गया। कोमल पूरी घटना को विस्तार पूर्वक बता देती है। अनूप कहता है, तुम्हें उसे ये सब नहीं बताना चाहिए था, फिर भी तुम हिम्मत मत हारो, वो जिस दिन तुम्हारी सच्चाई को जानेगी वो फिर से तुम्हें पहले की तरह चाहने लगेगी, और हाँ, तुमने उसे नाराज़ किया तो तुम ही उसे मनाओगी। कोमल, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगी। अनूप यह कहकर वहाँ से चला जाता है, और कोमल भी हाथों में कपड़े लेकर विशाखा के कमरे की तरफ चल पड़ती है। विशाखा कमरे में बैठी पढ़ रही थी कि तभी कोमल जाकर कहती है, अच्छा विशाखा पढ़ रही हो। विशाखा कॉपी पर कलम से घिसते हुए कहती है, हाँ सोचा पढ़ लूँ, थोड़ा बहुत होशियार हो जाऊँ आपकी तरह। वैसे भी आप जैसी विद्या पाना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं किसी को पागल ना बना पाऊंगी आपकी तरह। कोमल कहती है, अरे क्या अभी भी हमसे नाराज हो। विशाखा, मैं भला तुमसे क्या नाराज होने लगी, आखिर नाराजगी तो हम अपनों से ही जताते हैं ना, भला गैरों से क्या नाराजगी। आपसे हमारा रिश्ता ही क्या है जो मैं तुमसे नाराज हूँ। कोमल बात पलटते हुए कहती है, देखो विशाखा, बापू सलवार सूट लाए हैं, देखकर बताओ सूट कैसा है। विशाखा नखरते हुए कहती है, देखना क्या है, तुम्हारे बापू लाए हैं, तुम ही देख लो, मुझे क्या करना है। कोमल, अरे विशाखा, ये सूट बापू तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम देखकर बताओ सूट कैसा है, अगर अच्छा ना हो तो बता देना, मैं दूसरा मंगवा दूंगी। विशाखा तल्ख भरे स्वर में कहती है, ये सूट तुम्हारे बापू लाए हैं, इसे तुम ही रखो। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे इस सूट पर रीझ जाऊंगी और सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं कुछ भी भूलने वाली नहीं हूँ, और आप मुझे मनाने की व्यर्थ कोशिश ना करें। विशाखा गुस्से से वहाँ से चली जाती है, और विशाखा के मनाने की कोमल की कोशिश फिर एक बार नाकाम हो जाती है, और अब वह उदास खड़ी थी। इस घर में विशाखा उसकी ननद नहीं बल्कि एक प्यारी सहेली थी, जिसके रूठ जाने से उसकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव सा आ गया था। ऐसे ही एक दिन अनूप अपने गंदे कपड़ों को धुलने के लिए छोड़ के जाता है। वैसे वह अपने कपड़े स्वयं धो लिया करता था, परंतु उस दिन उसे खेत में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वह अपने कपड़े छोड़ कर चला गया। जब कोमल उन गंदे कपड़ों को देखती है तो वह उन कपड़ों को धोने लगती है कि तभी अचानक वहाँ विशाखा आ जाती है।
और कोमल के आगे से उन कपड़ों को हटा लेती है और कहती है, अरे कोमल जी रहने दो इन कपड़ों को, आप ये कपड़े धोगी तो आपके कोमल हाथ खराब हो जाएंगे। और वैसे भी इन कपड़ों से पसीने की बदबू जो आती है, कहीं उस बदबू से आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। कौन करेगा आपका इलाज? भैया तो इतने गरीब हैं कि वो आपका इतना महंगा इलाज करवा भी नहीं पाएंगे। कोमल ने कपड़ों को छोड़ दिया और चुपचाप सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। आज वह बहुत दुखी थी। विशाखा का बदला हुआ रूप उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। विशाखा उसे बोलने या अपनी सफाई देने का कोई मौका ही नहीं देती। अब तो ये आलम हो चुका था कि अब विशाखा भी अपनी माँ की तरह कोमल को ताने देने लगती थी। एक दिन अनूप खेत पर काम कर रहा था तो फावड़े से उसके पैर में चोट लग जाती है, जिससे उसके पैर में खून बहने लगता है। वह वहाँ से घर आ जाता है और चुपचाप मल्लम पट्टी करने लगता है, परंतु कई बार पट्टी बांधने पर भी पट्टी ढीली हो जाती। तब वो मदद के लिए विशाखा को बुलाता है। कोमल अनूप की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलती है और अनूप की तरफ जाने लगती है। वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी वह देखती है कि विशाखा पहले से ही अनूप के पास आ चुकी थी। फिर वो वहीं खड़ी रह जाती है। विशाखा अनूप की मरहम पट्टी करती है और कोमल को देखकर कहती है, आंखों से शर्म तो पहले ही मर चुकी है, अब क्या दया भी नहीं बची? अरे ये अनपढ़ है, कोई कोढ़ी थोड़ी ही है जो इसे छूने से भी तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। अब इतनी भी दया नहीं बची है क्या दिल में तुम्हारे, जो इनका दर्द भी नहीं दिखाई देता है? अनूप विशाखा को समझाते हुए कहता है, विशाखा आज तू ये क्या बोल रही है? अरे वो तेरी भाभी है, क्या भाभी से ऐसे बातें करते हैं? वो तो आ ही रही थी मेरी मदद करने, परंतु तब तक तू आ गई। विशाखा गर्दन झटकते हुए कहती है, हाँ भाभी, कैसी भाभी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे जो मैं उसे अपनी भाभी कहूँ? जब वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखती तो हमारा भी उससे क्या रिश्ता है? अनूप प्यार से समझाते हुए कहता है, मेरी लाडो, तुम अगर अपने भाई से प्यार करती हो तो तुम्हें अपनी भाभी को भी सम्मान देना होगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे भाई को तकलीफ ना हो, कोई दुख ना पहुँचे, तो वादा करो कि तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताओगी और ना ही तुम इस बात को लेकर कभी भी अपनी भाभी को उल्हाने दोगी। विशाखा, हाँ मैं वादा करती हूँ कि मैं इन्हें कभी उलाने नहीं दूंगी, पर आप मुझ पर किसी को चाहने या ना चाहने का दबाव नहीं बना सकते। जैसे वो स्वतंत्र है इसको लेकर, वैसे ही मैं भी स्वतंत्र हूँ किसी को चाहने या ना चाहने के लिए। और विशाखा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। घर के सभी लोग पलाती मारकर चटाई पर बैठ जाते हैं, परंतु अनूप की आदत थी कि वो अक्सर विजय सिंह के खाना खाने के बाद ही खाता था। और विशाखा एक एक करके सभी के लिए खाना परोसती है। एक थाली में अपने लिए भी खाना रख लेती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं, कोमल को छोड़कर। जब सभी लोग खाना खा चुके थे तभी अनूप भी वहाँ आता है और विशाखा से खाना लाने के लिए कहता है, परंतु आज कोमल ने खाना थोड़ा ही बनाया था। अनूप देखता है कि खाने के पतीले में थोड़ा सा खाना बचा है और सोचता है, अगर मैं पेट भर खाऊंगा तो कोमल को आज शायद भूखा ही रहना पड़ सकता है या उसे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए वह थोड़ा सा खाना खाकर झूठी डकारे मारने लगता है और कहता है, विशाखा पानी लाओ, मैंने खाना खा लिया है। विशाखा कहती है, आज आपने खाना बहुत कम खाया है, क्या बात है? अनूप कहता है, अरे आज एक दोस्त मिल गया था तो उसने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। विशाखा सब समझ चुकी थी। कहती है, दोस्त ने खाना खिला दिया या किसी और के कारण नहीं खा रहे हो? अनूप कहता है, अरे तू ज़्यादा बकवास मत कर, मुझे पानी दे। विशाखा अनूप को पानी देती है और अनूप पानी पीने लगता है। तभी विशाखा कहती है, अनूप भैया 15 दिन बाद वीरेन भैया भी यहाँ आ रहे हैं, अब वो यहीं रहेंगे। वो एक अस्पताल खोलेंगे गांव में ही। 7 दिन बाद रक्षाबंधन है और वो लो भी देखो 15 दिन बाद आ रहे हैं, कहीं रुपये ना खर्च करने पड़ जाएं। वीरेन का नाम सुनते ही उसे ठसका सा लगा और वह सहम जाता है। रात का समय हो चुका था। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। अनूप भी खाना खाकर सोने चला जाता है। इधर कोमल कमरे में उदास बैठी थी। तभी अनूप भी कमरे में आ जाता है और इस तरह कोमल को देखकर कहता है, क्या बात है, आज तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? कोई तो बात है। कोमल कहती है,
बस यही सोच रही हूँ कि काश आपकी शादी हमारे साथ ना हुई होती। अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ हुई होती तो आपको आज ये सब नहीं देखना पड़ता। मुझे इस शादी के लिए मना कर देना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर बोझ नहीं बनती। आपको भी मेरी वजह से इतनी सारी परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती। सच कहूँ तो मैं आपको अभी तक दिल से स्वीकार नहीं कर पाई हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में जब आई हूँ तब से हर रोज़ मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं आप। क्यों करते हैं ये सब? सिर्फ़ एक ऐसे रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए जिसका कोई महत्व ही नहीं रहा। क्यों बचाना चाहते हो इस रिश्ते को हर बार? अनूप कहता है, हम जानते हैं कि हमारे बीच वैसा रिश्ता नहीं है जो पति पत्नी के बीच होता है, पर मैंने कभी इसको लेकर तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। आप ही बताओ, क्या कभी भी मैंने तुमसे पति होने का हक जताया है? क्या कभी भी मैंने आपसे ऐसी बात कही है जो आपके दिल को बुरा लगी हो? वैसे सच कहें तो आप उदास होती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, और आप कभी भी ये मत समझना कि आप इस घर पर बोझ हैं। आप क्या हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आपने हर वक्त अपना फ़र्ज़ निभाया। तुम इस घर की ही एक सदस्य हो। दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को भी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इससे अगला पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।